नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मौर्योत्तर काल में अपना मध्य और जो दक्षिण भारत है, दक्कन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कौन कौन से वंश आए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुदूर दक्षिण में जो है वहाँ पर इतिहास का आरंभ कैसे होता है। देखिए, हमने पश्चिमोत्तर भारत के इतिहास के बारे में बात कर ली, हमने मध्य भारत के बारे में, गंगा के मैदान वाले क्षेत्र के बारे में और दक्कन वाले क्षेत्र के बारे में तो बात कर ली कि यहाँ का इतिहास कैसे कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे चला। परंतु हमने सुदूर दक्षिण वाला जो इलाका है उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में अभी बात नहीं की है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो सुदूर दक्षिण है उसमें इतिहास जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे इतिहास आगे बढ़ा, कैसे संगम युग आया और कैसे संगम युग के अंतर्गत विभिन्न जो है संगम हुए और उनमें जो ग्रंथ बने, उनके जो काव्य लिखे गए, उनके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो महापाषाणिक काल है अपना, मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत बार महापाषाण काल के बारे में आपको बताया होगा, तो आपके मन में भी ये आया होगा कि महापाषाण काल ही कौन सा काल है। तो महापाषाण काल का अर्थ जो है उसका मतलब क्या होता है, अभी मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो ये देखिए, आप जो फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये जो दक्षिण भारत में जो अपना ये इतिहास शुरू होता है, वहाँ पर क्या होता था कि जैसे अपने उत्तर भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग था, उस काल में वहाँ पर क्या हुआ करते थे कि महापाषाणिक लोग हुआ करते थे। उनकी पहचान किस चीज़ से होती थी? उनकी पहचान उनकी बस्तियों वगैरह से नहीं होती थी। उनकी पहचान किससे होती थी? उनकी पहचान होती थी उनकी कब्रों से। देख सकते हैं ये कब्र, तो उनकी जो कब्रें होती थी उन कब्रों से उनकी पहचान हुआ करती थी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक युग जो है उसके बाद बहुत सी वस्तुएं जो है वो ऐतिहासिक युग के आरंभ की हमें सूचना देती है। जब हमने शुरुआत में जब लेक्चर हमने डिस्कस किया था, तब हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक युग किसे कहते हैं, ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं। याद है कि नहीं आपको? प्रागैतिहासिक युग मतलब इतिहास को जानने के अपने पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है और साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। मगर ऐतिहासिक युग में क्या है, इतिहास को जानने के अपने साहित्यिक साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो उसी की पहचान कौन कौन से जो है वो चीज़ें हमें उसकी पहचान कराती है कि ऐतिहासिक युग आ गया। जैसे फाल वाले जो हल है उससे जो खेती करने लगे वो वाले ग्रामीण समुदाय, फिर बड़े पैमाने पर जो है बसावट शुरू हो गई, राजतंत्र का गठन हो गया, सामाजिक वर्ग जो है वो भी बहुत सारे पनप गए उस काल में, और धातु के सिक्कों का प्रचलन होने लगा। जैसे हमने देखा था ना, उत्तर भारत में कौन से धातु के प्रचलन में सिक्के प्रचलन में आए थे सबसे पहले? कौन से आए थे? आहत मुद्राएं। और उसके बाद में जो हमने देखा पश्चिमोत्तर भारत में, और यहाँ तो शक कुषाण लोगों ने सोने के और चांदी के और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के उन्होंने जारी करे। लेखन कला का प्रचलन हो गया और लिखित साहित्य जो है उसका आरंभ हो गया। तो ये किस चीज का सूचक है? ये है ऐतिहासिक युग के आने का सूचक। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस करी, ये सारी चीजें जो है वो जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, यानी जो कावेरी के डेल्टा वाला इलाका मुख्य रूप से है, उस क्षेत्र में ये चीजें जो है ईसा की जो दूसरी सदी थी, ईसा पूर्व की जो दूसरी सदी थी, तब तक ये चीजें वहां पर नहीं पाई जाती हैं, जबकि उत्तर भारत में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। पर इस समय तक आते आते क्या हो गया था कि ये चीजें बाद में हमें मिलने लगी, और इसी के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो इस समय के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? जो प्रायद्वीप के उच्च क्षेत्र हुआ करते थे। उच्च क्षेत्र मतलब जो पहाड़ों इलाकों जो थे, अपने पहाड़ी इलाके, वहां पर ये लोग रहा करते थे, जो क्या कहलाते थे? महापाषाण निर्माता या मेगालिथ बिल्डर वो कहलाते थे। ठीक है, ये जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि उनका पता उनकी कब्रों से नहीं मिलता है, सॉरी उनकी बस्तियों से नहीं मिलता है, बल्कि पता किससे लगता है? कब्रों से उनका पता लगता है, क्योंकि उनकी बस्तियों का साक्ष्य हमारे पास ज्यादा नहीं है। किस चीज का साक्ष्य ज्यादा है हमारे पास? उनकी जो कब्रें हैं उनका साक्ष्य हमारे पास है। ये देखिए, आप ये कब्र देख सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार की ऐसे कब्रें होती थी, यानी यहाँ पर जो व्यक्ति है उनको दफना दिया जाता था और उसके आसपास और उसके ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थरों से उसको फिर ढक दिया जाता था। इस कब्रों को, जो ये कब्रें इनको महापाषाण इसलिए कह देते थे, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो के टुकड़े थे उनसे इन चीजों को क्या कर दिया जाता था? घेर दिया जाता था। ठीक है, वे लोग कई तरह के मृदभांड जो है उसका भी इस्तेमाल किया करते थे। जैसे लाल हो गया, काला और लाल हो गया, और इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो किसका किया करते थे? वो जो लाल वाला मृदभांड है इसका इस्तेमाल वो ज्यादा किया करते थे। हमने जब अलग अलग ऐतिहासिक जो है युग पढ़े तो हमने देखा था कि चित्रदूषण मृदभांड का इस्तेमाल होता था, है ना? देखा था कि नहीं देखा था वैदिक युग में? और फिर उत्तरी काल अपोलिजनल मृदभांड जब महाजनपद काल में इस्तेमाल होता था, और यहाँ पर कौन सा होता था? लाल और काला व लाल मृदभांड इस काल में इस्तेमाल हुआ करता था। फिर क्या था कि जो उनकी कब्र होती थी उन कब्रों में भी
उनकी जो लाशें तो साथ ही साथ दफनाई जाती थी, उसके लाशों के दफनाने के साथ क्या क्या किया जाता था, कुछ मृदभांड और लोहे की वस्तुएं जो है वो भी दफना दी जाती थी। क्यों दफना दी जाती थी? भाई उनका ये मानना था कि जो ये हमारे जो चाहने वाले या हमारे परिवार के सदस्य जो मरे हैं, तो जो परलोक है वहां पर मृत आत्मा की ये चीजें काम आएंगी, पानी पीने के काम आ जाएगी, खाना खाने के काम आ जाएगी, ऐसा मानना था। यानी पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे। ऐसा हमने जब वैदिक युग पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था, और वैदिक युग के पहले जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में जो हमें मिला है गुप्त कराल वाला क्षेत्र, वहां पर भी ऐसी चीजें मिली है कि कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले, और साथ में और जेवर वगैरह जो है ये भी दफनाने के साक्ष्य मिले। तो ये क्यों मिले होंगे, क्यों दफनाते होंगे? कि आगे आने वाला जो अपना मतलब पुनर्जन्म होगा या परलोक जो है, वहां पर जो मृतात्मा है वो उनका इस्तेमाल कर सकती है। मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। ठीक है, इन वस्तुओं से हमें उनकी जीविका का स्रोत मिल जाता है। यानी कि कैसे? जो जो चीजें उनकी कब्रों में पाई गई हैं और जो जो चीजें उनकी बस्तियों में पाई गई हैं, उन चीजों से हमें क्या पता लग जाता है कि उनकी जीविका के स्रोत क्या रहे होंगे। जैसे वहां पर क्या क्या मिला हमें, जैसे बाणाग्र, त्रिशूल, जिसे बाद में भगवान शिव जो है उसे संबंधित कर दिया गया, बर्छे की नोक मिली है, फावड़े मिले हैं, हंसियां मिली है, ऐसे चीजें हमें उस काल में पाई गई है। और एक जो है ये अपना महापाषाणिक काल जो है उसकी एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर कृषि के औजार हमें कम पाए गए हैं, और शिकार के हथियार और युद्ध के हथियार हमें ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग युद्ध में और शिकार में ज़्यादा ध्यान देते थे, और कृषि जो है उनकी उन्नत स्थिति में उनकी कृषि नहीं थी। भाई जब उन्नत कृषि में स्थिति में कृषि रहेगी तभी तो उन्नत कृषि के औजार मिलेंगे। यहाँ तो औजार किसके मिल रहे हैं? लड़ाई करने के और शिकार करने के हथियार मिल रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा ध्यान इसी में देते होंगे। यानी पूर्ण रूप से ये सभ्य नहीं हुए थे। ये लोग मिले कहाँ कहाँ थे हमें, कि ये इनकी बस्तियां कहाँ कहाँ हुआ करती थी? प्रायद्वीप के जो सारे ऊंचे ऊंचे वाले इलाके हैं ना, यानी पहाड़ियों वाले जो इलाके हैं, वहां पर ये लोग हमें मिले हैं। मगर सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? पूर्वी आंध्र और तमिलनाडु जो है वहां पे हमें मिले हैं। देख सकते हैं आप इस चित्र में, जहां जहां ये डार्क पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां पर ये ज्यादा पाए गए हैं, और जो छोटे छोटे डॉट हैं वहां पर ये कम मात्रा में पाए गए हैं। और महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ हम कब से मान सकते हैं? अगर देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से हम मान सकते हैं। 1000 ईसा पूर्व में आप याद कीजिए उत्तर भारत में कौन सा काल चल रहा था? वैदिक युग उस काल में उत्तर भारत में चल रहा था, है ना जी। 1500 से 1000 तक तो ऋग्वैदिक काल था, और 1000 से 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल था। और हमारे यहाँ उत्तर भारत में लोहा कब मिलता है हमें? उत्तर वैदिक काल जब आता है तब। और यहाँ पर देखिए 1000 ईस्वी के आसपास ये हमें लोहा की जो है वो औजार हमें यहाँ पर मिले हैं। मतलब इस मामले में ये हमसे आगे थे, परंतु सभ्यता और संस्कृति के मामले में थोड़े हमसे ये उत्तर भारत जो है वहाँ उससे पीछे ये हुआ करते थे। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हमें मिले हैं उन अभिलेखों में भी हमें चोल, पांडे और चेर जो है, जिन्हें केरल पुत्र भी कहते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में हमें पता लगा है। कि जो अशोक के अभिलेख जब हमने देखे थे, जब हम मौर्य काल पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था कि जो है ये वाले जो है चेर चोल पांडे हो गए, सतीय पुत्र हो गए, ताम्रपर्णीय हो गए, ये क्या थे? मौर्य साम्राज्य की जो है परिधि पर ये जो है राज्य पाए जाते थे। हमें पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है कि नहीं आपको? हाँ। तो महापाषाणिक लोग जो है वो क्या उगाते थे? धान उगाते थे, और रागी भी उगाते थे। ये रागी क्या होता है? ये रागी होता है एक मोटा अनाज होता है, ये बाजरे जैसा ही होता है थोड़ा थोड़ा, पर हाँ इसका इस्तेमाल जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा किया जाता है। मैं थोड़े दिन कर्नाटक में रहा हूँ तो मुझे पता है रागी जो है वो क्या होती है, और इसका इस्तेमाल वहाँ कर्नाटक में तो रागी मुद्दे वगैरह बनाने में और बहुत सारे पकवान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसे बहुत ही पौष्टिक माना जाता है वहाँ पर। ठीक है, पर उनकी खेती जो है वो बहुत ही कम जमीन पर वो किया करते थे। क्यों किया करते थे? कि वो रहते कहाँ थे? वो पहाड़ों में रहा करते थे। वहीं तो मोटे मोटे पत्थर उनको मिलेंगे, तभी तो महापाषाणिक संस्कृति से कहते हैं। तो वो पहाड़ों में और पहाड़ियों वाले इलाकों में वो ज्यादातर रहते थे, इसलिए उनके पास कृषि योग्य भूमि ज्यादा नहीं थी। ठीक है, वो घने जंगल जो उनको साफ करने में भी वो कामयाब नहीं रहे थे, क्योंकि वो कहाँ ध्यान दे रहे थे? युद्ध में ध्यान दे रहे थे। युद्ध में ध्यान दे रहे थे, ये हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि वहां पर युद्ध के औजार ही ज्यादा हथियार हमको मिले हैं। आज भी आप देख लीजिए, जो देश युद्ध में लगा हुआ है उसका विकास नहीं हो सकता है। तो शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक ढंग से आदमी को रहना चाहिए, तभी उसका विकास हो सकता है। फिर महापाषाणिक जो लोग हैं उनके कुछ अजीब लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे मरने के बाद आदमी को दफनाते हैं, ये तो सभी संस्कृतियों में हमने देखा। कुछ चीजें उनके साथ दफना देते हैं ताकि ये परलोक में उनका इस्तेमाल कर सकें, ये भी हमने देखा। परंतु ये महापाषाणिक लोग क्या करते थे?
आदमी जब मर जाता था तो उसको क्या करते थे, एक बड़े से कलश में डाल देते थे और उसको फिर दफनाते थे। समझे आप? ये देखिए आप, ये बड़ा सा कलश आपको दिख रहा होगा यहाँ, इसमें देखिए आदमी की हड्डियां वगैरह, किसी एक व्यक्ति की हड्डियां वगैरह मिली हैं। तो ये बड़े से कलश में डाल के उसको दफनाते थे। ये वाली चीज हमें कहाँ प्राप्त मिलती है? ये पाषाणिक संस्कृति में ही हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे चल लेते हैं। फिर क्या था, अब हम देखेंगे राज्य का बनना और सभ्यता का उदय फिर कैसे हुआ। यानी कि जब तक ये महापाषाणिक संस्कृति थी उसे तो हम राज्य का उदय उसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि राज्य वाले कोई लक्षण ही हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ पर कोई सुव्यवस्थित राज्य नहीं था, कोई सुव्यवस्थित समाज ठीक से हमें नहीं मिलता देखने को, है ना? कोई कर की व्यवस्था नहीं है, कोई लेखन कला की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस काल तक जो है सुव्यवस्थित राज्य का उदय नहीं हुआ था। परंतु उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं के जो आगे आने वाले जो वंशज हुए उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, एक राज्य का जो है गठन करना शुरू कर दिया। तो ईसा का जो सन के आरंभ के साथ ही हमें क्या हुआ, या उससे पहले, ईसा के शुरुआत के साथ ही या उससे पहले ही, ये जो जो पहाड़ियों में लोग रहा करते थे वो धीरे धीरे नीचे उतरे। कहाँ उतरे? पहाड़ियों से नीचे उतरे, और जो उर्वर भूमि थी नदियों के किनारे, वहां पर वो आके लोग रहने लगे। कहाँ वाले क्षेत्र में? जो कावेरी डेल्टा वाला क्षेत्र है वहां पर ये लोग आके धीरे धीरे नीचे आके रहने लगे और कृषि जो है वो करने लगे। फिर क्या था, बहुत सारे व्यापारी लोग जो है वो भी दक्षिण से उत्तर भारत से यहाँ पर आने लगे थे। विजेता लोग यहाँ पर आने लगे थे। जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म प्रचारक है वो भी इस तरफ नीचे आने लगे थे। आने लगे थे कि नहीं आने लगे थे? जब हम देख रहे थे मौर्य काल पढ़ रहे थे, मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे, तब भी हमने देखा था कि गंगा घाटी का जो भौतिक संस्कृति थी, वो गंगा घाटी की भौतिक संस्कृति धीरे धीरे क्या हो रहा था कि दक्षिण में भी वो जा रही थी, और जो उसके साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के परिधीय क्षेत्र थे वहां भी वो फैल रही थी। सॉरी, है ना? वो फैल रही थी कि नहीं फैल रही थी? ठीक है। फिर क्या हुआ, उत्तर और सुदूर दक्षिण, जिसको क्या कहते हैं, सुदूर दक्षिण को तमिलकम कहते हैं, उन दोनों के बीच में जो है धीरे धीरे उनकी जो संस्कृतियां थी उनके बीच में आर्थिक सामाजिक संबंध धीरे धीरे बनने लगे। कैसे बनने लगे? क्योंकि उत्तर के लोग धीरे धीरे जो है, ये देखिए दक्षिणापथ है, यानी ये दक्षिण जाने वाला रास्ता, इस रास्ते के थ्रू वो क्या करने लगे, दक्षिण में आने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उत्तर और दक्षिण इन दोनों के बीच की संस्कृतियों का सम्मिलन हुआ। ठीक है। और उत्तर वाले दक्षिणापथ जो है वो उत्तर वालों के लिए भी लाभदायक रहा। कैसे रहा? क्योंकि यहाँ पर उन्हें सोना, मोती और विविध रत्न यहाँ पर पाए जाते थे। देखिए, सोने की खानें दक्षिण में होती थी, समुद्र किनारे था तो मोती मिल जाते थे, और बहुत सारे रत्न भी यहाँ से मिलते थे। इसलिए उत्तर भारतीय जो लोग थे उनको भी दक्षिण भारतीय लोगों की वजह से फायदा पहुंचा। और दक्षिण भारतीय लोगों को क्या फायदा पहुंचा? क्योंकि उन्हें उत्तर की जो भौतिक संस्कृति थी वो यहाँ पर फैलाने में उनको सहायता मिली, और उसकी वजह से वो भी राज्य बनाने में कामयाब हो पाए। ठीक है। फिर क्या हुआ, पाटलिपुत्र में जो मेगस्थनीज रहता था, अच्छा मेगस्थनीज रहता था, है ना, ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर जो था उसका ये राजदूत हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कौन सी पुस्तक इसने लिखी थी? इंडिका, है ना? ठीक है। आरंभिक जो संगम ग्रंथ है उनके लेखकों ने भी गंगा और सोन नदी जो है उसके बारे में बताया है। यानी उनको भी पता था कि गंगा और सोन नदी कहाँ है। इसका मतलब दक्षिण और उत्तर वालों के बीच में जो है वो अवश्य ही उस काल में जो है संपर्क हुआ होगा, तभी तो उनको पता है गंगा और सोन नदी कहाँ है। ठीक है। और मगध राज्य की जो साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसके बारे में भी उनको पता है। जब हम आगे चेर, चोल और पांड्य पढ़ेंगे ना, तो उन राजाओं ने तो ऐसे भी अपने राजाओं के बारे में लिखा है कि उन्होंने गंगा नदी को पार कर लिया था, चोल राजाओं ने। हालांकि ये जो है थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगती है, परंतु जब उन्होंने ये लिखा है कि गंगा नदी को पार कर लिया था चोल राजाओं ने, इसका मतलब ये है कि उन्हें गंगा नदी और पाटलिपुत्र के बारे में पता था। और ये किसका परिणाम हुआ? उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क का परिणाम हुआ। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में हमें पता है कि अशोक के अभिलेखों में क्या था कि उसके साम्राज्य की सीमा पर बसने वाले चेर, चोल, पांडे, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों के बारे में उसमें लिखा गया था कि भाई अशोक के अभिलेखों में पता ही है हमें कि ये लिखा गया था कि उनकी सीमा पर ये लोग रहा करते थे। और ताम्रपर्णी और श्रीलंका के निवासी हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ था। ठीक है। अब तक हमें सब चीज लोगों का पता लग गया कि केरल पुत्र कौन थे, चेर कौन थे, पांडे कौन थे, चोल कौन थे, परंतु हमें सतीय पुत्रों का पता नहीं लगा कि सतीय पुत्र जो है ये कौन से लोग हुआ करते थे। और अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवानाम पियदस्सी, अर्थात देवों का प्यारा। और एक तमिल राजा था उसने भी इस उपाधि को अपनाया।
आप देख सकते हैं, आप जब उसने उसकी उपाधि अपना ली, इसका मतलब उसे अशोक के बारे में पता था, उसकी उपाधियों के बारे में पता था, और ये उत्तर दक्षिण जो है उसके संपर्क का परिणाम ही ये हुआ है। ठीक है, फिर ये जो तीनों राज्य थे, कौन से तीनों राज्य, आगे आने वाले लेक्चर में अभी हम देखेंगे कौन कौन से तीनों, चेर, चोल और पांडे। ये राज्य क्या करते थे, रोमन साम्राज्य के साथ भी ये लोग व्यापार करते थे, और जब रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे उसकी वजह से भी इनकी आर्थिक समृद्धि हुई, उसकी वजह से भी अच्छा खासा समृद्ध जो है एक राज्य स्थापित करने में कामयाब हो गए। यानी उत्तर की जो भौतिक संस्कृति थी उसका लाभ इनको मिल गया, भाई लोहे का प्रयोग तो ये पहले करते थे, फिर फाल वाला हल इन्होंने सीखा, लेखन कला सीख ली, वहां से कर कैसे इकट्ठा करते हैं ये वाली चीजें देख ली, है ना। उत्तर से जो बौद्ध, ब्राह्मण, जैन भिक्षु आए उन लोगों ने इनको थोड़ा शिक्षित कर दिया, और रोमन साम्राज्य के साथ ये व्यापार करने लगे, इसलिए ये और भी समृद्ध हो गए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रोमन साम्राज्य का जो उपनिवेश हुआ करता था, कौन सा, मिस्र और अरब देश, इनके साथ ही व्यापार किया करते थे। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि आरंभिक तीन साम्राज्य जो हैं वो कौन कौन से बने थे, कौन कौन से बड़े बने थे। हमने देखा एक तो चेर, एक चोल और एक पांडे। अब आप इनकी जो है भौतिक या भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पड़ता है। ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन बन जाए, कोई स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम हो जाए कि चोल साम्राज्य जो है उसका यहाँ वाला कोई तट का नाम दे दे और पूछ ले कि हाँ ये यहाँ पर चोल साम्राज्य था, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर क्या था, भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका दक्षिणी छोर, यानी ये प्रायद्वीप पूरा अपना भारत का, और उसका ये दक्षिणी छोर, ठीक है ना, यही सुदूर दक्षिण है। इस पर क्या था, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, कृष्णा नदी जो अपनी बहती है, आपको जब हम भूगोल पढ़ेंगे तब नदियों के बारे में और भी जानेंगे। तो जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है वहां पर जो है तीन राज्य बने, चोल, चेर और पांडे। और पांड्यों का उल्लेख तो जो है वो मेगास्थनीज ने भी किया है। वो मेगास्थनीज क्या कहता है कि पांड्य राज्य है वहां पर उत्तम कोटि के मोती मिलते हैं, मेगास्थनीज ने ये लिखा है। फिर उसने ये भी बताया कि जो पांड्य राज्य है उसका शासन किसी स्त्री के हाथ में है, इसका मतलब पांड्य राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान होता था, और पांड्य राज्य हो सकता है कि मात्र सत्तात्मक राज्य हो, है ना। और पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित था। ये देख लिया, सुदूर दक्षिण और ये दक्षिण पूर्वी भाग में ये पांड्य राज्य स्थित हुआ करता था। और इसमें तमिलनाडु के आज के तिनवेली, रामनद और मदुरा जिले जो है आज के, वो इसमें पांड्य राज्य है उसमें आते हैं। ठीक है, मदुरा उसकी राजधानी हुआ करती थी, किसकी, जो पांड्य राज्य है, देखिए ये मदुरई, और ये मदुरई जो है ये वैगई नदी के किनारे है, वैगई नदी। वैसे जब हम नदियां पढ़ेंगे ना भूगोल में, तभी नदियों के बारे में मैं आपको और समझाऊंगा। तो वैगई नदी के किनारे हुआ करता था। आपके दिमाग में थोड़ा सा ये पड़ा होना चाहिए कि कौन सा राज्य कौन सी नदी के किनारे हुआ करता था, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये काम आ जाता है। ठीक है, फिर संगम साहित्य में पांड्य राजा जो है उनका उल्लेख हुआ है, क्योंकि जो संगम साहित्य हुआ, जो संगम हुए, वो संगम हुए ही पांड्य राज्य जो राजा जो थे उनके संपोषण में ही जो संगम साहित्य, और जो संगम हुए थे संगम साहित्य लिखने के लिए, वो पांड्य राजाओं के उसमें ही संपोषण में ही हुए थे। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि संगम साहित्य से हमें ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि ये देश धनवान और समृद्ध हुआ करता था। कौन सा देश, पांड्य देश जो है वो बड़ा ही समृद्ध और धनवान हुआ करता था। भाई समृद्ध और धनवान होगा तभी तो वो इतने सारे जो है संगम आयोजित करवा सकता है और कुछ लिखवा सकता है, ठीक है ना। पांड्य राजा जो थे उनका रोमन साम्राज्य के साथ भी व्यापार होता था, और रोमन सम्राट ऑगस्टस था उसके दरबार में तो पांड्य राजाओं ने एक राजदूत भी उसमें काल में, मतलब राजदूत भी उस काल में भेजे थे, ठीक है ना। और ब्राह्मण लोग जो थे उनका अच्छा स्थान हुआ करता था पांड्य राज्य में, और पांड्य राजा जो थे वो वैदिक यज्ञ भी करने लगे थे। देख लीजिए, ये वैदिक यज्ञ करना, ठीक है, ब्राह्मणों को सम्मान देना, ये कहाँ की संस्कृति है, उत्तर भारत की गंगा घाटी की ये संस्कृति हुआ करती थी। ठीक है, ये देख लिया हमने पांड्य राजा के बारे में। ये मोतियों के लिए मशहूर हुआ करता था, कौन, पांड्य राज्य। अब हम देखेंगे चोल राज्य के बारे में, ठीक है ना। चोल राज्य जो है वो मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडल कहलाता था। जो मध्य काल जो आएगा वहां पर भी जो है वो चोल राज्य आएगा। जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री आगे, उसमें चोल राजाओं के बारे में और हम जानेंगे। ये चोल राजा जो है इस संगम साहित्य के बाद में, ये इनका इतिहास के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर सीधा 8वीं शताब्दी के आसपास इनके बारे में हमें जानकारी
मिलती है। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब और इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो पेन्नार और वेल्लार नदी है, देखिए वो कौन सी नदी के किनारे था पांड्य राज्य? वैगई नदी के किनारे। और चोल राज्य जो है वो पेन्नार और वेल्लार जो नदी थी उन नदियों के बीच में ये जो है पड़ता था, और पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में पड़ता था। देखिए पांड्य राज्य यहाँ हुआ करता था और चोल राज्य यहाँ है, ये पांड्य राज्य है और चोल राज्य है यहाँ पर, तो ये इसके पूर्वोत्तर में पड़ता था। संगम साहित्य है, उससे हमें चोलों के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी पता चलता है। संगम साहित्य से हमें पांड्य राजाओं के बारे में पता लगता है, संगम साहित्य से हमें चोल राजाओं के बारे में पता लगता है। और उनका राजनीतिक सत्ता का केंद्र क्या हुआ करता था? उरेयूर हुआ करता था। और ये सूती कपड़ा जो है उसके व्यापार के लिए मशहूर था उरेयूर। वहाँ के सूते कपड़े के बारे में तो ऐसी कहानियां या ऐसी बातें प्रचलित है कि वो सांप की जो केंचुल होती थी उसके समान बड़ा ही मुलायम और पतला हुआ करता था, यानी उस माचिस की डिबिया में भी उससे आप डाल सकते हैं, इतना पतला और इतना मुलायम वो कपड़ा हुआ करता था। ठीक है ना, चलो आगे चल लेते हैं। फिर क्या हुआ, उनका प्रख्यात राजा कौन था? कार्यकाल। किनका प्रख्यात राजा? चोलों का। चोलों का प्रख्यात राजा हुआ करता था कार्यकाल। उसने पुहार नगर जो है उसकी स्थापना की थी, और जो पुहार नगर है आज का जो कावेरी पट्टनम जो है वो पुहार उस काल का हुआ करता था। उसकी स्थापना किसने की? कार्यकाल ने उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और जो क्या थी? चोलों की राजधानी फिर बन गई थी। और ये व्यापार वाणिज्य का बड़ा केंद्र हुआ करता था। कौन? कावेरी पट्टनम। क्योंकि कावेरी पट्टनम कैसे व्यापारिक बड़ा केंद्र हुआ करता था? क्योंकि एक ये समुद्री इलाका था, है ना, यानी ये बंदरगाह यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ का गोदीवाड़ा जो था, गोदीवाड़ा मतलब जो बंदरगाह होता है उसे गोदीवाड़ा कहते हैं, वो बड़ा ही विशाल हुआ करता था। तो इनका जो समुद्री व्यापार होता था इसकी वजह से भी ये राज्य फले फूले। तो हमने पांड्य देख लिया, हमने चोल राज्य देख लिया। इनके राजाओं के बारे में ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा सवाल इतने राजाओं से हमें यहाँ बनते भी नहीं है और ज़्यादा इनके बारे में हमें याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं चेर राज्य या केरल देश। तो आज का जो केरल है उसका कुछ इलाका जो है वही चेर या केरल राज्य हुआ करता था। ठीक है, ये पांड्य राज्य के पश्चिम और उत्तर में ये हुआ करता था। देखिए ये भारत वाला इलाका आ गया, दक्षिण भारत का। यहाँ पे पांड्य हुआ करते थे, यहाँ पे चोल हुआ करते थे, और यहाँ पे क्या होते थे? यहाँ पे चेर लोग जो है उनका शासन हुआ करता था। ये समुद्र और पहाड़ के बीच में सकरी सी पट्टी इनकी हुआ करती थी, जिसमें आधुनिक केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा इसमें आता था। ठीक है, फिर इन तीन राज्य जो है इनके राजनीतिक जो इतिहास है इनका, उसकी दिलचस्प बात यही है कि ये एक तो ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे और श्रीलंका के साथ भी ये लड़ते रहते थे। यानी चोल राजा हुआ था, उसने तो श्रीलंका के ऊपर कब्जा भी कर लिया था और 50 साल तक वहां पर शासन भी किया था, और बहुत सारे वहां से लोगों को भी बंदी बना के ले आया था। उसके बाद में जो चोल राजा हुआ आगे, उसने क्या किया था कि उन लोगों की वजह से सहायता से एक बहुत बड़ी बांध भी उसने बनवाई थी चोल राज्य में। ठीक है ना, वे मुख्यतः क्या करते थे? विशेषकर वो गोल मिर्च उपजाते थे। गोल मिर्च का मतलब क्या होता है? काली मिर्च। वो काली मिर्च उपजाते थे जिसकी पश्चिम दुनिया में बहुत ही मांग हुआ करती थी। यानी जो यूनान है वहां पर तो गोल मिर्च की जो है या काली मिर्च जो है उसकी इतनी मांग थी कि उसे यवन प्रिय ही कह दिया गया। यानी यवन प्रिय की संधि ही संज्ञा ही दे दी गई किसको? गोल मिर्च को या काली मिर्च को। ठीक है, उनके अपने हाथियों से उनको दांत भी मिलते थे, जो भी पश्चिम देशों में भेज देते थे उनके लिए वो बहुत मूल्यवान हुआ करते थे। समुद्र से उन्हें मोती मिल जाते थे, खानों से उन्हें रत्न मिल जाते थे, और जिनका वो क्या करते थे? पश्चिमी देशों को व्यापार कर दिया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें भारी मात्रा में धातु भी प्राप्त हो जाती थी। यानी धातु कौन सी? मूल्यवान धातु, यानी सोना चांदी, ये उनको प्राप्त हो जाता था, और इसी के दम पे ये राज्य फले फूले। इसके अलावा वो मलमल और रेशम जो है वो भी उपजाया करते थे। ये रेशम और मलमल जो है मुख्यतः कहाँ उपजाया जाता था? ये चोल राज्य में उपजाया जाता था। और उरेयूर जो है वो अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। मैंने बताया पहले भी, सूती कपड़े के लिए बड़ा ही मुलायम सूती कपड़ा होता था, यानी सांप की केंचुल के समान सूती कपड़ा उस काल में हुआ करता था। ठीक है, फिर यह है कि जो आरंभिक काल में तमिल लोग जो है एक और यूनान के साथ, मिस्र के साथ और अरब के साथ व्यापार करते थे, और दूसरी ओर ये क्या करते थे? मलय द्वीप समूह और वहां से चीन के साथ भी ये व्यापार करते थे। यानी कि ये अपना मान लो कि भारत है, थोड़ा सही नहीं बना। ठीक है, तो अपना इस तरफ से ये व्यापार कर लेते थे, और फिर यहाँ पे मलय द्वीप जो समूह, यानी कि जो आपका आपका इंडोनेशिया वगैरह हो गया, मलेशिया वगैरह हो गया,
सिंगापुर वाला इलाका हो गया, यहाँ से ही व्यापार कर लेते थे, चीन के साथ व्यापार कर लेते थे, और यहाँ से पश्चिम से भी ये रोमन साम्राज्य के साथ, मिस्र के साथ, वहाँ से भी व्यापार किया करते थे। तो इसकी वजह से इनको बहुत बड़ी मात्रा में जो है धन प्राप्त होता था। इसकी वजह से ये राज्य सस्टेन कर पाए। जब ईसा की पहली सदी के साथ मिस्र रोम का प्रांत हो गया, यानी मिस्र जो है वो रोम का प्रांत बन जाता है, यानी उसका उपनिवेश वो बन जाता है, और मानसून का पता लग जाता है। जब भूगोल हम पढ़ेंगे तो वो और मानसून के बारे में जानेंगे। अभी थोड़ा सा जान लीजिए, मानसून मतलब समय के साथ जो है वो मौसमी जो ये पवनें हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, यानी कुछ महीने वो ऐसे ऐसे चलेंगी, कुछ महीने वो ऐसे ऐसे चलेगी। तो इस मानसूनी हवाओं का उनको पता लग गया, पश्चिम के जो व्यापारी थे उनको। तो वो क्या करते थे, जब दक्षिण से पश्चिम की ओर ये व्यापारिक पवनें चलती थी तब इनके साथ आ जाते थे, और जब उत्तर पूर्व की दिशा से ये इधर चलती थी तब इनके साथ वो वापस उस तरफ चले जाते थे। इसकी वजह से भी व्यापार और वाणिज्य में जो है बड़ा बढ़ावा इनको मिला। फिर हम देख लेते हैं कि वो उनका धन और तलवार, यानी कि उनके पास राजकोष कैसे इकट्ठा करते थे, धन कहाँ से आता था, पैसे कहाँ से, धन दौलत मोह माया कहाँ से उनको प्राप्त होती थी। फिर तलवार मतलब सैन्य शासन उस काल में कैसा हुआ करता था, ये देख लेते हैं। तो स्थानीय और सुदूर दोनों तरह का व्यापार जो है वो किया करते थे। यानी स्थानीय व्यापार मतलब राज्य के अंतर्गत भी वो व्यापार करते थे, एक दूसरे राज्य के साथ भी व्यापार करते थे। और सुदूर व्यापार मतलब मिस्र हो गया, यूनान हो गया, इधर चाइना हो गया, मलय द्वीप समूह हो गए, इन लोगों के साथ भी व्यापार किया करते थे। जो सौदागर होते थे उनसे चुंगी वसूल लेते थे, और अगर राज्य से होकर कोई गुजर रहा है तो उसके साथ उससे क्या वसूलते थे, उससे पारगमन शुल्क भी वसूल कर लिया जाता था। परंतु देखिए वो शुल्क तो वसूल करते थे, परंतु सौदागरों की रक्षा के लिए वो क्या करते थे, और तस्करी को रोकने के लिए वो सड़कों पर सैनिक जो है उनकी तैनाती करके रखते थे, ताकि सौदागर आसानी से जा पाए और आसानी से वो अपना व्यापार कर पाए शांतिपूर्ण ढंग से। क्योंकि जिस राज्य में शांति नहीं होगी व्यापारी वहाँ कभी नहीं जाएगा। आज भी आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर सीरिया आप देख लीजिए, इराक वाला इलाका आप देख लीजिए, अभी आप फलस्तीन देख लीजिए और इजराइल देख लीजिए, वहाँ पर जो है युद्ध का वातावरण बना रहता है। इसलिए इन इलाकों में है व्यापारी जाना पसंद नहीं करते। व्यापारी हमेशा शांतिपूर्ण जो स्थान होता है उसको ही व्यापार के लिए चुनते हैं। राजकोष का मुख्य आधार क्या होता था, कृषि राजकोष का मुख्य आधार हुआ करती थी। भाई उस काल में जो है मुख्य, अगर आपको कर मिल रहा है, मुख्य आय का साधन क्या हुआ करता था, कृषि ही होती थी। और आज के जैसे सर्विस सेक्टर तो होता नहीं होगा उस काल में कि अमेरिका को हम लोग सॉफ्टवेयर बेच देते थे, है ना। और फिर क्या होता था कि युद्ध में, पहले उस जमाने में क्या हुआ करता था कि युद्ध करते और दूसरा राजा सामने वाला हार गया, तो उससे क्या करते थे, युद्ध हर्जाना भी लेते थे और उसका राजकोष होता था उसको भी लूट लेते थे। तो जो राजकोष लूटते थे युद्ध में, वो भी क्या होता था, आय का एक साधन हुआ करता था। फिर वो खेतों में और कृषि में क्या क्या उपजाते थे वो, तो धान, रागी, रागी क्या होती है आपको पता ही है, धान चावल होते हैं आपको पता ही है, ईख, गन्ना, अनाज, फल, गोल मिर्च यानी काली मिर्च, और हल्दी, ऐसे बहुत सारे मसाले वगैरह वो उपजाया करते थे। आपको पता ही है कि केरल वाला जो इलाका है वो तो मसालों के लिए प्रसिद्ध ही है। और घोड़े जो है वो समुद्र के रास्ते राजा जो थे, पांड्य राजा, वो बाहर से मंगवाया करते थे, यानी अरबी घोड़े वो मंगवाया करते थे, आप देख सकते हैं, है ना। अरबी घोड़े उत्तम किस्म के होते हैं, इसलिए पांड्य राजा जो है वो अरब देश से अपने घोड़े मंगवाया करते थे। फिर सामाजिक वर्ग देख लेते हैं कि उस काल में सामाजिक वर्गों का उदय कैसे कैसे हुआ। तो सामाजिक वर्गों में क्या हुआ कि अपार धन जब राजा को मिला, अपार धन के बूते उन्होंने क्या किया, सेना का तो उसने संपोषण किया ही किया, साथ में चारण और पुरोहितों को भी संपोषित करने लगा राजा। यानी चारण कौन होते थे, जो राजा की गाथाएं गाते थे, राजा के जो पूर्वज होते थे उनकी गाथाएं गाते थे, है ना। एक मिनट में पानी पी लो। राजा ने अगर कोई युद्ध जीता है तो उसकी जो है वो उसका गुणगान दरबार में क्या करते थे, पुरोहित क्या करते थे, उनको यज्ञ वगैरह करवाते थे, है ना। पुरोहित भी उनका गुणगान करते थे, उनको महान बताते थे, ताकि राजा उनको क्या करते, दान दे दें। भाई इतना भी है कि एक राजा ने तो 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक ब्राह्मण को दे दी। वो राजा तो लुट ही गया होगा। देखिए मतलब राजा को ऐसे बोल बोल के चढ़ा चढ़ा के, चापलूसी कर करके इतना चढ़ा देते थे कि राजा जो है वो पूरा मतलब उनको भरपेट करके उनको दान दे देता था, है ना। तो ये आप देख सकते हैं ये कैसा हुआ होगा, जब राजा के पास पैसे हुए होंगे तभी तो हुआ होगा। फिर तमिल भूमि में ब्राह्मण जो है उसका दर्शन हमें सबसे पहले संगम युग में ही मिलता है। उससे पहले वहां पर ब्राह्मण नहीं होते थे। क्या कहाँ होते थे, क्योंकि वो तो जिंगा लाला करते, हुला लाला करने वाले
पहाड़ों में रहने वाले महापाषाणी लोग हुआ करते थे, तो वो वहाँ पर कहाँ ब्राह्मण, कहाँ क्षत्रिय, कहाँ वैश्य, कहाँ शूद्र, वो तो वही अपना अलग ही शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले वनवासी आदमी हुआ करते थे। और मैं मेरे हिसाब से तो वही बड़ा शांतिपूर्ण जीवन था। ये आज का भौतिक जीवन है बड़ा ही दुखमय हो गया है। आप तो समझ ही सकते हैं ये वाली बात। ठीक है। सोने के अतिरिक्त जो है कवियों और भाटों को, जो भाट कौन होते थे, जो राजा का उनके गुणगान क्या करते थे, मतलब उनके वंशों के बारे में, उनकी वंशावलियों के बारे में, उनकी जो जीत होगी उनके बारे में जो गुणगान करते थे, वही भाट हुआ करते थे। उनको सोना दे देते थे, कुछ नगद धन दे देते थे, भूमि, रथ, घोड़े, हाथी, ये सब उनको दे दिया करते थे। और सबसे बड़ी बात, ये तमिल ब्राह्मण जो है वो मांस और मदिरा का सेवन भी किया करते थे। देख लीजिए कैसे पंडित हुआ करते थे वो लोग, कि मांस और मदिरा इसका सेवन भी वो कर लेते थे, यानी पार्टी वार्टी वो खूब करते थे। समुद्र किनारे मछलियां मिलती थी, मछलियां पकड़ के मस्त खाते थे, दारू वारू भी वो पीते थे। देखिए किस तरीके के ब्राह्मण वो हुआ करते थे उस काल में। फिर क्षत्रिय और वैश्य जो है वो संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं, कि संगम साहित्य आते आते हमें क्षत्रिय और वैश्य लोग हमें दिखाई देने लगते हैं। और जो सेनाध्यक्ष है, उन सेनाध्यक्षों को क्या कहा जाता था, एनाड़ी कहा जाता था। अब मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ हैं, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। एनाड़ी कौन हुआ करता था, सवाल यहीं से बनेंगे, और ज्यादा सवाल यहाँ से बनने के चांसेस नहीं है, सवाल यहीं से बनेंगे, ठीक है ना। सॉरी। चोल और पांड्य राज्य हैं वो सैनिक और असैनिक दोनों तरीके के अधिकारियों के पद पर किसको नियुक्त किया करते थे, वो वल्लाल लोगों को। और ये वल्लाल कौन होते थे, ये सब चीजें जो है ना, ये टर्म्स ये आपको याद रखने। वल्लाल होते थे धनिक किसान, यानी जो धनिक किसान लोग होते थे वो होते थे वल्लाल। और उन लोगों को कहाँ रखा करते थे, ये सैनिक और असैनिक स्तर पर जो अधिकारी होते थे उस रूप में इनको ही रखा करते थे। और शासक वर्ग जो होता था वो क्या कहलाता था, अरसर कहलाता था। ये वाली चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। और खेत मजदूर का काम कौन करता था, करेसियर। और जो खेत मजदूर होता था, ये तो सबसे निचले वर्ग का जो है ये लोग ही ये हुआ करते थे, जो बेचारे उनकी हैसियत करीब करीब गुलामों जैसे ही होती थी। डायरेक्ट तौर पर गुलाम नहीं, मगर उनकी हैसियत ऐसी होती थी कि वो गुलामों जैसे ही जिंदगी उनकी हुआ करती थी। तो ये सब चीजें देख के हम पता लगा लेते हैं कि वहां पर क्या है, एक सुस्पष्ट सामाजिक विषमता उस काल में पैदा हो गई थी। और जब उनकी कब्रें को हम जो खोदते हैं, जिनकी उनकी कब्रें हमें मिलती हैं, उनमें भी उनसे भी हमें पता लग जाता है कि ये जो है ये कब्र किसी गरीब आदमी की है कि या किसी अमीर या किसी शासक वर्ग के व्यक्ति की है। कैसे, क्योंकि उनके साथ जो चीजें दफनाई जाती थी, भाई अगर गरीब आदमी होगा तो क्या दफनाएगा, भाई मृद भांड कोई दफना देगा, छोटी मोटी रोटी वगैरह ये कुछ ये दफना देगा, कुछ चावल डाल देगा, ये डाल देगा, तांबे के कुछ गहने वगैरह डाल देगा। अमीर आदमी क्या करेगा, मोती मन के ये सब वहां पर डालेगा, सोना चांदी ये सब डालेगा, ताकि परलोक में वो इस्तेमाल कर सके अपना चाहने वाला, है ना। तो इसकी वजह से हमें एक सुस्पष्ट सामाजिक विषमता का पता तो लग ही जाता है। फिर जो संगम जो है वो तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन हुआ करता था। अब हम देखेंगे संगम साहित्य की बातें हो रही है। संगम साहित्य क्या है, तो संगम साहित्य क्या हुआ करता था कि तमिल कवि होते थे उनका संघ या ये सम्मेलन हुआ करता था। जो कौन आयोजित करवाता था, पांड्य राजा जो थे वो आयोजित इनको करवाया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि 9,990 राजा जो है सालों तक, सॉरी 9,990 सालों तक ये संगम आयोजित करवाते रहेंगे, ठीक है ना। 8,598 जो है ये शायद वहां पर लोग थे या इतने थे जो है वहां पर इन लोगों ने मिलके ये आयोजित करवाए। ये क्या है कि अतिशयोक्तिपूर्ण बातें ये हैं। तो इतने सारे मतलब जो है संगम आयोजित करवाए गए उस काल में, और इन्हीं संगमों सम्मेलनों की बदौलत ही हमें संगम साहित्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। यह कौन आयोजित करवाता था, पांड्य राजा। ये कोई सामंत या राजा है उसके आश्रम में आयोजित करवाए जाते थे। और इन सम्मेलनों में जो ग्रंथ रचे गए, ठीक है ना, वो हमें 300 से 600 ईसा पूर्व के बीच, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, इसके बीच में वो संकलित किए गए, यानी वो इस काल में उनको इनका संकलन किया गया। जबकि जो हम देखें अगर संगम साहित्य का काल तो जो है वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का इनका काल माना जाता है। परंतु इनका संकलन कब किया गया, 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में इनका संकलन किया गया। और जो संगम साहित्य है उसको मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। कौन सा, एक आख्यानात्मक जिसे मेलकंको कहते हैं, एक उपदेशात्मक जिन्हें कीलकंको कहते हैं। ये जो आख्यानात्मक वाला ग्रंथ है इसमें क्या होता है, इसको वीर गाथा काव्य भी कहते हैं, यानी कि इसमें वीर पुरुष जो है उनकी कीर्ति इसमें गाई जाती थी, किसमें, आख्यानात्मक वाले में, है ना। और जो वीर होते थे अगर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, मर जाते थे, उनके सम्मान में एक वीर कल स्थापित किया कर दिया जाता था। कल जो है वो तमिल भाषा में किसे कहते हैं, पत्थर को जो है वो
कल कहते हैं, हालांकि कन्नड़ भाषा में भी उसको कल ही कहते हैं। तो ये वीर कल स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि जो युद्ध में गायों को बचाने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जो शहीद हो जाते थे, जो मर जाते थे, उनके सम्मान में एक वीर कल यानी मोटा सा बड़ा सा पत्थर स्थापित कर दिया जाता था। अगर आज भी हम देखें तो नेशनल वार मेमोरियल जो अपना बना हुआ है दिल्ली में, वहां पे भी एक वीर कल स्थापित किया गया है। वो वीर कल क्यों स्थापित किया गया है? जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में वो वीर कल स्थापित किया गया है। ये तो हमने देख लिया आख्यानात्मक। फिर जो उपदेशात्मक होते थे, इनमें क्या होते थे? उपदेशात्मक आप नाम से ही आप देख सकते हैं कि इसमें उपदेश दिए हुए होते थे कि समाज में है वो व्यवस्था कैसे बनाई रखी जाए। तो ऐसे जो है वो अगर कुछ उसमें लिखी बातें लिखी है वो किसमें है? वो उपदेशात्मक वाले में, किलकंठों वाले जो ग्रंथ है उनमें लिखा गया है। ठीक है। फिर संगम ग्रंथ तो हमें मिले ही, उनके साथ साथ हमें कुछ और ग्रंथ भी मिले हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि तोलकापियम। ये तोलकापियम किसने लिखा? तोलकापियर ने लिखा है। ये लिखा है तोलकापियर। तोलकापियर जो है ये इसके लेखक हैं। तोलकापियर ने लिखा तोलकापियम। ये क्या है? व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ ये है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तोलकापियम क्या है, किसी राजा की कहानी है या कि ये एक व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, ऐसा जो है वो सेंटेंस बना सकता है। ठीक है ना। और एक और महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ है तिरुकुरल, जो किसने लिखा है? थिरुवल्लुवर ने लिखा है। ये तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने भी ये तिरुकुरल को और थिरुवल्लुवर को कोट किया था अपने भाषण में एक बार। ठीक है ना। तो ये तो पूछा ही जा सकता है। तो तिरुकुरल जो है वो भी एक दार्शनिक विचार और सूक्तियां इसमें हुआ करती थी तिरुकुरल में, और ये लिखा किसने था? थिरुवल्लुवर ने। ठीक है। उसके बाद तमिल के दो प्रसिद्ध महाकाव्य भी माना जाता है जिनकी वहां पर बहुत बड़ी मान्यता है, यानी अपने यहाँ जैसे रामायण और महाभारत है वैसे ही दक्षिण भारत में और तमिल में शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई जो है इनको मान्यता प्राप्त है। बड़ा ही इनको एक कि बड़े सम्मान की दृष्टि से इनको देखा जाता है। शिल्पाधिकारम में क्या है? एक तो कोवलन है, कोवलन नाम का एक व्यक्ति है, उसकी धर्मपत्नी है कन्नगी। ठीक है। और ये बड़ा ही उच्च ये कुल से संबंधित है, और ये अपने उच्च कुल की पत्नी जो है कन्नगी, उससे ये प्रेम करता नहीं है। और ये प्रेम किससे कर लेता है? माधवी नाम की एक वेश्या होती है, उसके साथ ये प्रेम में पड़ जाता है। और जब प्रेम में पड़ जाता है तो क्या होता है आप सबको पता ही है, बचता तो इंसान में कुछ है नहीं है। खैर मजाक की बात है। तो कौलन जो है, और जो कन्नगी की ये कहानी है, कौलन जो है वो कन्नगी से प्रेम ना करके माधवी नाम की वेश्या के प्रेम में पड़ जाता है। ऐसी ही कहानी है किसमें? शिल्पाधिकारम में सॉरी। और मणिमेखलाई में क्या है कि कौवलन और जो माधवी है के सम्मिलन से जो संतान पैदा होती है, उन संतान के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? मणिमेखलाई में जो ग्रंथ है इसके अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हमने क्या क्या देख लिया? आज के लेक्चर में हमने देख लिया क्या क्या देख लिया कि जो आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि सुदूर दक्षिण जो है वहां पर इतिहास का प्रारंभ कैसे शुरू हुआ। वहां पर महापाषाणिक लोग थे। उनको महापाषाणिक लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब व्यक्ति मर जाता था तो उसकी कब्र पे बड़े बड़े पत्थर जो है उससे उसकी कब्र को या तो घेर देते थे या तो कब्र के ऊपर स्थापित कर देते थे, इसलिए उसे कहते हैं महापाषाणिक काल या महापाषाणिक लोग उसको कहते हैं। ठीक है। फिर उत्तर भारत से धीरे धीरे जो है वो वहाँ की गंगा घाटी की जो भौतिक संस्कृति है वो धीरे धीरे नीचे गई। बौद्ध धर्म के, ब्राह्मण धर्म के व्यापारी लोग वहाँ गए, तो इन लोगों ने वहाँ पर जा जाके जो है वहाँ की संस्कृति को फैलाया। फिर उन लोगों ने रोमन के साथ व्यापार किया, इधर चीन के साथ व्यापार किया, और इन लोगों के साथ व्यापार करते करते वो बड़े समृद्ध हो गए, है ना। 3 राज्य हमने पढ़े, चेर, चोल और पांडे, है ना। श्रीलंका के साथ उन्होंने युद्ध किया, चोलों ने श्रीलंका को जीत भी लिया, वहां से बंदी बना के लोगों को ले आए, है ना। और विदेशी व्यापार उनका होता था, और वो एक दूसरे के साथ ज्यादातर क्या करते थे? झगड़ा ही एक दूसरे से किया करते थे। तो इनके बारे में जो है हमें राज्यों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, सिर्फ उनकी लड़ाइयों के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि वो लड़ते ही मैक्सिमम रहा करते थे। ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं हम यहीं समाप्त। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। ठीक है। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और भी अगर कोई आपको सुझाव देना है, कोई सलाह देनी है या कोई सलाह आपको लेनी है तो जो है आप हमसे जरूर संपर्क करिए। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।